अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है ये मैश एनालिसिस वगैरह का जो है पढ़ा था कि बेसिक्स कैसे इसकी होती हैं और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे एग्जांपल एक गिवन है जिसके अंदर इस तरह का सर्किट है और उसके ऊपर कहा गया है कि जी आप ब्रांच करंट्स I1, I2, I3 को एवेल्यूएट करें। तो इसको वैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जी सबसे पहले लेट से क्लॉकवाइज हमने जो है मैश करंट्स डिफ़ाइन कर दिए I1 और I2। ठीक है, डिफ़ाइन करने के बाद हमने क्या करना है कि जी हमने यहाँ पे इसकी सॉल्व करना है, इसको शुरू कर देना है। तो पहला जो हमारे पास मैश है ना, उसके अंदर क्या रिलेशन आता है, KVL हमने इस मैश पे लगाना है। तो ये माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, प्लस कर दें और प्लस कह देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये हमारे पास आएगा -15 प्लस 5I1। याद रखें ये कैपिटल आई नहीं, मैंने मैश करंट I1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैश करंट के हिसाब से कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर आ जाएगा 10 पर जो करंट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो होगा I1। ये इस तरफ को जा रहा है, ये ऑपोजिट है -I2 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा रिलेशन यहाँ पे लिखा है -15 प्लस 5I1 प्लस 10I1 माइनस I2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको सॉल्व करके जो है ये रिलेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है। सेकंड, जब हमने लूप के अंदर काम करना है तो यहाँ पर से ये जी माइनस होगा और बाकी सारे रेजिस्टर्स लगे हैं तो उनके केस में हमने प्लस के साथ ही इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा जनाब के -10 प्लस 10 ऑफ I2 माइनस I1, क्योंकि दोबारा यहाँ पे ये दो ब्रांचेस के बीच में है, प्लस 6I2 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे इसका आ गया। इसको सिंप्लीफाई इन्होंने यहाँ पे किया, दो खाली वेरिएबल्स हैं तो इसकी वजह से सिंप्लीफाई करने के ऊपर हमारे पास I1 इज़ इक्वल टू 2I2 माइनस 1 यहाँ से रिलेशन आ जाता है। तो इन दोनों को हमने बाय एलिमिनेशन अगर करना है तो इस I1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6I2, 2 3 से मल्टीप्लाई और -1 3 से मल्टीप्लाई हो गया -3 -2I2 इज़ इक्वल टू 1। तो ये -3 अगली तरफ जाके जो है हमारे पास 4 बन जाता है और ये जो -2 है 6 में से करके 4, तो 4I2 इज़ इक्वल टू 4, मतलब I2 इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर आ गया। सेकंड जो हमारे पास रिलेशन था I2 लेट से 1 एम्पेयर है, यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1, तो 1 एम्पेयर ही हमारे पास जो है ना I1 का रिलेशन आ गया। तो इसके बाद ये जो करंट्स पूछे थे तो ये I1 हम देख रहे हैं सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये I1 के बराबर 1 एम्पेयर है। I2 सिर्फ और सिर्फ इस मैश करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये 1 एम्पेयर हो गया। और जो ये वाला करंट है जिसको लेबल किया इन्होंने I3, ये हमारे पास है I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 0, मतलब कि इस पूरी की पूरी ब्रांच के ऊपर हमारे पास कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इन डायरेक्शन में। ये 1 एम्पेयर इधर से आया और 1 एम्पेयर इधर को जा रहा है, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि KCL के हिसाब से भी अगर हम देखें कि जनाब इस साइड पे 0 एम्पेयर करंट आना था। पर अगर नोडल एनालिसिस आप यहाँ पे लगाते जी एक एक, तो सुपर नोड आपके पास यहाँ पे, बल्कि नहीं सुपर नोड तो ये सुपर नोड बन जानी थी आपके पास। ठीक है, तो इस सुपर नोड से एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर है, एक करंट यहाँ पे है, नोड एक और आपके पास इधर भी आ गई। ठीक है जी, दो नोड्स, और उस तरह करके ना आपको कॉम्प्लेक्सिटी से सॉल्व करना पड़ना था। लेकिन जो है मैश एनालिसिस इस केस में जो है बहुत इजीली आपने उसके साथ इसे सॉल्व कर लिया।
इसी तरह इसमें चाहें तो आप इक्वेशंस बना सकते हैं 3 माइनस 2 ये इस तरह करके I1 I2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर से आपने क्रैमर्स रूल के हिसाब से पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें, फिर आप जो है क्रैमर रूल के हिसाब से जो ये 1 1 लिखा था इसको पहले कॉलम की जगह रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो डेल्टा 1 आ जाता है। डेल्टा 2 के केस में जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह आपने ये 1 1 आउटपुट वाला जो वेक्टर है आपके पास उसको प्लेस कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे सेकंड आ जाएगा। तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा आप करेंगे 1 एम्पेयर, डेल्टा 2 बाय डेल्टा 1 एम्पेयर, तो आपके पास जो है ना वही रिजल्ट्स आ गए। अच्छा जी, अब सेकंड ये हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो इसको हम दोबारा देखते हैं। अगर इसी को हम दोबारा ज़रा इमेजिन करें कि हमने अगर KCL यहाँ पे लगा नोडल एनालिसिस लगाना हो, तो एक सुपर नोड इधर होगा, एक सुपर नोड इधर होगा, और हमारे पास जो है ना केस दो इक्वेशंस इन पॉइंट्स के थ्रू आएंगी, और तो सुपर नोड के साथ फिर यहाँ पे भी इक्वेशंस हैं, इधर भी इक्वेशंस हैं, तो नोड्स जो है ना ओवरऑल आपके पास कोई 4 बन रहे होंगे, और 2 सुपर नोड बना के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेंगे। पर मैशेस के साथ अगर देखें तो सिंपली 2 मैशेस हैं, सीधा सॉल्व करें रिज़ल्ट की तरफ हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमने करना है, इन्होंने डायरेक्शन भी पहले ही बता दी है, कोई मसला नहीं है। तो ये माइनस है, ये बाकी सारे प्लस हो जाएंगे, और इसके लिए यहाँ से आने पे ये प्लस हो जाएगा। इसको देखते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी -45 प्लस 2I1 प्लस 12I1 माइनस I2। अच्छा, बल्कि यहाँ पे मेरे ख्याल में टाइम आ गया, आपको एक ना शॉर्टकट इसका भी बताइए जब सॉल्व करना हो ना। अच्छा, ये माइनस था, ठीक है, आपने लिख देना है -45। फिर आपने देखना है कि जब इधर से जाना टोटल कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, 2 12 4, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18 प्लस 18 I1, और ये इस ब्रांच पे माइनस होगा -12I2। ठीक है, तो वो इस सारा स्टेप करके उसमें आप I1 ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे बाकियों के साथ, तो सीधा ही करके ना इसमें थोड़ी सी ना टाइम की बचत हो जाती है। तो इसको हम लेट से 3 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, 3 के ऊपर ही, तो 3 पे करते हैं 15 30 45 माइनस, बल्कि इस 15 को अगली तरफ ले जाते हैं। 15 इज़ इक्वल टू 18 को 6 पे 3 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास -6I1, और ये अगली तरफ जाके प्लस हो गया, 6 पे डिवाइड किया 2I2। तो मैं ये जो स्टेप इस तरह क्विक कर रहा होता हूँ ना कम स्टेप्स में, तो वो ये है कि क्योंकि इधर लिखने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब पेपर पे आपने सॉल्व करना हो तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप सारा ज़ुबानी करते रहें और इस तरह से लिखते रहें। उधर आपके पास टाइम है, आप जो है इक्वेशंस बार बार लिख सकते हैं ताकि किसी स्टेप पे मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब पहला रिलेशन आ गया। फिर सेकंड यहाँ पे हमारे पास आता है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा जनाब, ये है 30 प्लस के साथ साइन के साथ आएगा, प्लस ये बाकी सारे जो है I2 के लिए 12 प्लस 3 15 प्लस 9 24 I2, और यहाँ पे आ जाएगा -12I1। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में है। -12I1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम जब देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जी 24 है, ये 12 है, इसको हम 6 पे डिवाइड कर सकते हैं। 6 पे डिवाइड करते हैं और अगली साइड के ऊपर ये वाला हिस्सा ले जाते हैं, तो 6 पे डिवाइड करके ये हो गया 2I1। 24 को 6 पे डिवाइड किया, क्या आता है हमारे पास 4 माइनस 4I2, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये जो मैं इस तरीके से सॉल्व करते वक्त ना काफ़ी टाइम जो है वो बचत उसकी हो जाती है। तो अब मौका आया हमारे पास इक्वेशंस बनाने का। ठीक है, तो
I1 के साथ वाले फैक्टर्स इधर आ जाएंगे, I2 के साथ वाले फैक्टर्स इधर आ जाएंगे। रिजल्टेंट जो है हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्टेंट 15 ऊपर है और 5 हमारे पास यहाँ पे है। और इधर क्या आता है जनाब, ये फैक्टर है -6, 2 है, ये फैक्टर 2 है, ये फैक्टर -4 है। तो ये हमारे पास ना मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसको मैं ज़रा ना कैलकुलेटर में एंट्री करके फिर अभी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ करेक्शंस, ये हमने पहले रिलेशन ठीक लिखा था, लेकिन उसकी सिंप्लीफिकेशन में जहाँ पे मैं कह रहा था कि जी कुछ स्टेप्स मैं जो है खा रहा हूँ, तो ये आपने देख लिया कि वही स्टेप्स जो है ना पूरे ना करने की वजह से दोबारा इधर जो है मिस्टेक है। ये जनाब -45 अगली तरफ गया है, उसको करके उसके बाद आप जब स्टेप वाइज लिखेंगे ना तो फिर ये इस तरह की मिस्टेक नहीं आपसे होगी। यहाँ पे क्या है कि जी 3 स्टेप्स मैं इकट्ठे कर रहा हूँ कि इसको अगली तरफ लेके जाना है और 3 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आते हैं वो आंसर साथ साथ लिखने हैं। तो जितना टाइम बचाने की कोशिश की जाती है फिर एक्सप्लेनेशन में उतना ही टाइम और लग जाता है। पर खैर कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे जो है 3a के ये जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास यहाँ पे ये लिखी हुई है, और जो मैट्रिक्स बी हमारे पास है बी डाटा में, चलो बी इसी तरह लिख लेते हैं, ये आ गया जी 15 5, ठीक है, बाकी सारा यहाँ पे करेक्ट था। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जी जब इसको हम सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स टाइम्स मैट्रिक्स बी, तो जो रिज़ल्ट आता है वो यही है कि 2.5 एम्पेयर और 0 एम्पेयर। अच्छा, इस का जो है ना एक स्ट्रेंज जो है मतलब निकलता है। वो मतलब क्या निकलता है कि हमारे पास इस पूरे के हिसाब से करंट ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है इसके क्रॉस 0 वोल्ट्स का ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि करंट अगर ज़ीरो है मैश के हिसाब से, जो कि इधर से सिर्फ और सिर्फ मैश करंट ही गुजर रहा है, तो ज़ीरो है। इसके क्रॉस देख लें तो यहाँ पे भी जो मर्ज़ी डायरेक्शन ले लें, ये ले लें, ये ले लें, 0 वोल्ट का कोई हिसाब नहीं है, ज़ीरो आ गया। और यहाँ पे जो करंट है ना सिर्फ और सिर्फ 2.5 एम्पेयर एक्चुअल करंट, इधर से 2.5 एम्पेयर है, इधर से 2.5 एम्पेयर है, और इधर से 2.5 एम्पेयर है। और फर्दर क्या है कि जी अगर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 0 वोल्ट्स का ड्रॉप है, तो इस नोड के ऊपर मैं वैसे पूछ रहा हूँ वोल्टेज क्या होगी। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में 30 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो यहाँ पे भी आपके पास 30 वोल्ट ही होगा, ठीक है। और उस 30 वोल्ट को आप जो है 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 एम्पेयर ही करंट आता है। मतलब कि आप यूँ समझ लें कि ये वाला सारा का सारा हिस्सा जो है वो आपके पास ऐसे ही लगा हुआ है। एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ करंट और ऑपरेशन जो है वो इसी एक मैश में हो रहा है, दूसरी मैश ही खाली है, कहीं पे कोई उसमें पावर ना वो सर्किट में इनपुट कर रहा है ना आउटपुट कर रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्म का सर्किट है कि लॉजिकली देख के आपको नहीं लगता कि जी करंट जो है वो इस रजिस्टर में से सारों में से ज़ीरो होगा, लेकिन एक्चुअली आपके पास ज़ीरो जो है यहाँ पर से करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा जी, एक और हमारे पास अब एग्जांपल आ गई सॉल्व करने वाली। तो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है वोल्टेज सोर्सेज हैं। अच्छा, अब ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नोडल एनालिसिस करते हुए जो है ना आप सुपर नोड्स और उस तरह बना रहे होते थे, पर मैश एनालिसिस में आपने जो है वोल्टेज सोर्स पे कोई नोडल उस तरह का नहीं लगाना, ठीक है। तो एक ये भी मतलब चॉइस आपने चूज़ करना है कि जी मैं नोडल करूँ या मैश एनालिसिस यूज़ करूँ। तो एक जो गाइडेंस के लिए आपके पास चीज़ है वो ये है कि अगर तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप मैश एनालिसिस ही कर दें, क्योंकि उसने ज़रा इजीली सॉल्व कर देना है, आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा उस पर। और अगर बहुत ज़्यादा करंट सोर्सेज आ रहे हों आपके पास, तो उस केस में ये मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। तो ये थ्रू एक्सपीरियंस पता चलने वाली चीज़ है, लेकिन ना ये साथ साथ हम इधर देखते रहेंगे तो आपको इधर भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अब चीज़ क्या है हमारे पास, ये पूरा सिस्टम है, 3 मैशेस के ऊपर हमने करंट डिफाइन कर लिया। पहली मैश के ऊपर आते हैं, ठीक है जी। तो 24
प्लस, अच्छा ये हमारे पास इधर से जा रहा है ये -24 प्लस हमारे पास यहाँ से क्या आया 10 + 12 22i1 माइनस 10i2। ये 10i2 क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इधर से ये i2 अपोजिट डायरेक्शन में है, और इधर से 12i3 माइनस 12i3। ये 12i3 क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर से ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये यहाँ पे इसी को सॉल्व करके यही रिज़ल्ट आपके पास जो है ना आ जाता है। इसने कौन सी मैश के ऊपर लगाया है पहले, KVL टू द 3 meshes in turn for mesh 1। ठीक है, -12 हो गया, 10i1 + 12i1 22। अच्छा इसने क्या किया कि ये सारे इसने देखा कि जी 2 पे डिविजिबल हैं, तो इसने फिर आगे 2 पे डिवाइड कर दिया। ये 12 अगली साइड पे ले गया, ये यहाँ पे तो रिजल्ट = 0 आ रहा था, अगली साइड पे ले गया और 2 पे डिवाइड। अब मैं फिर दोबारा 2 स्टेप्स कर रहा हूँ, यहीं पे हमेशा जो है ना मिस्टेक होती है। i1 -5i2 -6i3 = 12। लेट्स सी, सही है, 11 -5 -6 12 के बराबर। तो ये हमने उसी से रिलेशन निकाला है, करेक्ट, इसने भी वही निकाला है। तो सेकंड वाला मैश हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करना है, कोई सप्लाई ऐसा नहीं लगी, तो काम आसान है आपके पास। तो आपने क्या करना है जनाब, 10 + 4 हो गया हमारे पास 14 + 24 38, 34 और 4 38। तो आपने करना है जी 38i2, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -10i1 10i1, और यहाँ पे हो जाएगा -4i3 = 0। यहाँ पे भी अगेन ये देखते पहले मैं परेशान हुआ हूँ, लेकिन इधर भी इसको 2 पे उन्होंने डिवाइड कर दिया है। 2 पे है या 2 पे ही है, तो ये बन जाता है -5i1 + 19i2 -2i3 = 0, जो कि इधर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड रिलेशन आपने निकाल लिया। थर्ड यहाँ पे आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ओके फाइन। डिपेंड किस पे कर रहा है, इस i0 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हम बाद में देख लेंगे कि जी वो किस तरीके से है। पर यहाँ पे हमने जब लिखना है तो ये प्लस साइन के साथ ये वाला आएगा, तो हम इधर लिखेंगे जी 4i0 + 16i3, और हमारे पास क्या आता है जी यहाँ पे ये इस तरफ को जा रहा है और ये ऑपोजिट पे आ रहा है। याद रखें कि डायरेक्शन मैशेस की देखनी है आपने, अगर दोनों ऐड हो रहे हों तो प्लस के साथ ही आना है। यहाँ पे आएगा जी -4i2, इधर यहाँ पे जा रहे हैं, ये ऑपोजिट में आ रहा है -12i1 = 0। इधर भी ये इधर तो 4 पे डिवाइड हो सकता है पूरा, ठीक है 4 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन i0 का एडिशनल है कि जनाब i0 किस चीज़ के बराबर है। तो i0 का जो है अब आपके पास इस तरफ को डिफाइंड है, तो i0 के लिए ये i1 इसी की डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी i1 -i2। वो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4i1। अच्छा, अब मैं स्टेप खाने लगा था लेकिन नहीं करता, -4i2 + 16i3 -4i2 -12i1 = 0। अब ये 4i1 -12i1 ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये हमारे पास होगा जी -8i1
उसके बाद हमारे पास ये क्या होता है, I2 -8 I2, और ये क्या है जनाब 16 I3 ऐसे रहेगा प्लस 16 I3 इज़ इक्वल टू 0। इसको 8 पे डिवाइड करें तो -I1 -I2 प्लस 2I3 इज़ इक्वल टू 0। लें जी, तीसरा ये हमने जो है ना रिलेशन वो भी निकाल लिया। तो तीनों रिलेशंस हमारे पास आ गए। इनकी बेसिस के ऊपर जो है मैट्रिसेस बनाते हैं। तो वो हमारे पास 11 -5 -6 12 के बराबर, -5 19 -2 इसके बराबर है। और इसी को यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे क्रैमर रूल्स के थ्रू किया। ठीक है, तो क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि जी I1 करंट इज़ इक्वल टू 2.25, I2 करंट जो है वो हमारे पास 0.75 एम्पेयर है मैश करंट, और I3 का जो मैश करंट है वो हमारे पास 1.5 एम्पेयर है। ठीक है, उसके बाद जो I0 उन्होंने पूछा था एक्चुअली, तो I0 हमारे पास है I1 माइनस I2, तो 2.25 माइनस 0.75 1.5 एम्पेयर, और आपने ये सर्किट सॉल्व कर लिया। ये वो मिस्टेक्स या आगे पीछे चीज़ों की वजह से सिंप्लीफिकेशन में आपका टाइम लगता है सॉल्व करने में, और बाकी चीज़ों में शायद प्रोबेबली इतना ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये फिर भी इतना कोई सिंपल है नहीं सेटअप। इसमें मल्टीपल आपके पास नोड्स 1 2 3 4 आपके पास वैसे नोड्स बन रहे होंगे, और सुपर नोड्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन रहा है, तो नोडल की बजाय, लेकिन ये मैश के थ्रू ही आपसे ना सॉल्व होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं और इस बार स्टेप ना खाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, लेबलिंग सारी इन्होंने ख़ुद से कर दी है, इस डायरेक्शन में लेना है उस डायरेक्शन में नहीं लेना, तो वो हमारे लिए कोई नहीं। स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से। तो ये इधर से जा रहा है नेगेटिव साइन के साथ, ये इधर से जा रहा है ये भी नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो शुरू करते हैं जनाब। ये हमारे पास क्या आ गया -16 प्लस ये हो गया 6I1 माइनस, अच्छा अब ये इस तरफ को जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगा -4I3, बल्कि पहले I2 का करते हैं इक्वेशन के हिसाब से। तो ये इधर से जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर से I2 करंट आ रहा होगा, तो -2I2 हो गया। और यहाँ पर से हमारे पास -4I3 हो गया। और इसको अगर हम -16, ये सारा ज़ीरो के बराबर था, -16 अगली तरफ को अगर हम ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 के बराबर, और इसको 2 पे डिवाइड हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3I1। वैसे मैट्रिसेस से सॉल्व करना हो तो इतना आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है, लेकिन है कि क्रैमर रूल्स हैं दूसरे लगाने हो तो उसके लिए बेहतर है कि आप ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। ये 8 के बराबर है और ये पहले इक्वेशन है। सेकंड पे मूव करते हैं, तो सेकंड के केस में नेगेटिव टर्मिनल से आ रहे हैं, तो -10 प्लस 10I2। याद रखें जहाँ पे भी लूप लगा रहे होंगे रजिस्टर सारे हमेशा आपने उस करंट के हिसाब से पॉजिटिव ही रखने हैं। अच्छा जी, प्लस 10I2, और ये हो गया, ओहो I1 हमने पहले लिखना था, इसको ऐसे कर देते हैं -10 -2I1 प्लस 10I2, और ये जो I3 वाला है ये भी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 -8I3 इज़ इक्वल टू 0 होना था। इस 10 को अगली तरफ लेके जाके आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, माइनस साइन इसका तो रहेगा, और इसको फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 पे मैं ऐसे करता हूँ, यहीं पर से डिवाइड कर देता हूँ, वो 1 ही रहेगा, ये 5 हो गया, ये वाली टर्म 4 हो जाएगी, और ये 5 हो जाएगा।
सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे निकालनी है हमने। तो इस केस में अब क्या मामला है कि हमारे पास कोई ऐसा सप्लाई नहीं है, तो सारों को बस ऐड ही करके आपने लिख देना है। 6 + 4 + 8, 8 + 4 12 + 6 18। लेट्स सी, 8 + 6 14 + 4 18। ठीक है जी, तमाम तरीक़ों से देख लिया, 18 ही आता है। तो +18 I3 यहाँ पे I2 के केस में कुछ गड़बड़ हुई है। -10 I0, ये 5 I0 है। ठीक है, रुकें ज़रा, इस बार ये वैसे ही हमने पकड़ लिया इस चीज़ को। तो ये I0 के बराबर है, ठीक है। और I0 जो है वो हमारे पास इस सर्किट के हिसाब से किसके बराबर है, यहाँ पे देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक लूप का करंट आ रहा है। तो I0 = I3। तो यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे तो ये 5 हमारे पास जो है ये I3 बन जाएगा I0 की वजह से। ठीक है, I0 क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है। इन्होंने स्मॉल वैसे लिखा है, इधर कैपिटल किया हुआ है, पर ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये इसके बराबर है। तो ये 5 I3 हो गया। और ये जो 5 I3 हो गया तो इसको हम अगली साइड पे लेके जाएंगे तो ये -9 I3 हो जाएगा। -9 I3 = 0। तो सिंप्लीफाई प्रॉपर करने के बाद ये रिलेशन आता है हमारे पास। ये अच्छा, वो मैंने नोट कर लिया कि ये एक पॉइंट हम मिस कर गए थे इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जी ये पूरा का पूरा जो सॉल्व करने की ये बात कर रहा है, तो उसमें अब क्या करें। तो इन सारों को इकट्ठे कर दें। 8 + 6 14 + 4 18। तो 18 I3 हो गया, I3 है, और I2 भी नेगेटिव होगा और I1 भी नेगेटिव होगा। -4 I1 और हमारे पास होगा -8 I2। 8 I2 + 8 I3 = 0। ठीक है, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा -2 I1 -4 I2 + 9 I3 = 0। ठीक है, अब तीन रिलेशन आ गए मैट्रिक्स टाइम। तो मैट्रिक्स बनाते हैं हमारे पास। तो 3 - 1 -2, 3 - 1 -2। यहाँ पे पहले I1 है, I2 है, I3 है, और आंसर के अंदर आएगा हमारे पास 8 3 - 1 -2। ठीक है, 8 0 0। सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास आता है -1 5 -9। थर्ड मैट्रिक्स के अंदर आता है हमारे पास -2 -4 एंड 9। ठीक है जी, तो अभी कैलकुलेटर निकालते हैं और देखते हैं कि कहीं मिस्टेक इस बार हुई है कि सब ठीक है। अच्छा जी, तो ये पूरे के पूरे जो टर्म्स थी इनको मैट्रिक्स के अंदर लिखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको वेरीफाई करवा दूँ, मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो ये है 3 - 1 -2 -1 5 -9 -2 -4 9। ठीक है, इसी तरीके से जो है मैट्रिक्स बी जो डिफ़ाइन की है 4 के साथ वो है 8 0 0। ठीक है, ये देख सकते हैं 8 0 0 इस तरह करके। तो उसके बाद जब हम करते हैं मैट्रिक्स ए का इन्वर्स टाइम्स इस तरह लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स
ए इनवर्स मैट्रिक्स बी। तो I1 करंट हमारे पास ये आया, लेकिन आंसर में हमसे I0 पूछा गया था। ठीक है, तो बाकी सारे करंट्स भी हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इधर I3 की वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि I3 I0 के बराबर है। I3 कितना आया है, I3 आया है -4 एम्पेयर, और I3 I0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि I0 इज़ इक्वल टू -4 एम्पेयर, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये जो हमने पूरा सॉल्व किया है प्रोसेस, इस बार वो सारा ठीक था। और उसकी वजह क्या है कि एक तो हमने ज़्यादा स्टेप्स इकट्ठे नहीं किए, एटलीस्ट टाइम लगाया, लिखते रहे हैं उस तरह से। दूसरा ये है कि हमने यहाँ पे जो है ये इमीडिएटली रिकग्नाइज़ कर लिया कि 10I0 की जगह, और ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स भी करते होते हैं कि 10I0 लिखा है, 10 वोल्ट नहीं लिखा। तो I0 की वैल्यू इधर प्लेस करनी है। तो अब जैसे मैंने इधर जो है वो -10 खाली लिख के आगे अगर मैं छोड़ देता हूँ या कुछ और, तो उसका मतलब था कि एंड पे रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं ठीक आना था। तो वाकई ये जो है अटेंटिवनेस और केयरफुल रहना जो है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इन प्रॉब्लम्स के अंदर। अच्छा जी, तो इसके बाद अभी हम ना आगे मूव करते हैं ज़रा एक और कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं मैश एनालिसिस के, उनकी तरफ। अच्छा जी, तो हमने अब जो है मैश एनालिसिस का नॉर्मल हमने देख लिया था, वोल्टेज सोर्सेज वगैरह और उनके साथ कैसे उसको यूज़ करते थे। तो जिस तरह से आपको याद होगा कि नोडल एनालिसिस के केस में अगर वोल्टेज सोर्स आता था तो आपको जो है सुपर नोड का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपको अब जब एक करंट सोर्स आएगा तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो ये वही आपका वही सारा मटेरियल चल रहा है चैप्टर 3 के, ये लास्ट टॉपिक्स में से है। इसके बाद बस एक और टॉपिक होगा कि सॉल्व किए बगैर खाली सर्किट को देख के बगैर पूरा हर पॉइंट पे सॉल्व करने के बजाय जो है डायरेक्टली कैसे आप रिलेशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ हम जो है ना इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की कोशिश होगी कि ये सारा टॉपिक ख़त्म हो ताकि आगे आपको असाइनमेंट इसकी दी जा सके और मिड की तैयारी हो सके। अच्छा जी, तो अब जब करंट सोर्सेज के साथ हमने काम करना होता है तो हमारे पास दो तरह के ना सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट चाहे करंट सोर्स आ रहा हो या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ रहा हो, तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती है, लेकिन एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये एक तरह का काम आसान होता है, क्योंकि अगर करंट सोर्स हमारे पास लगा हुआ है तो मैश का करंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मसलन कि ये अगर आपके पास एक सिनेरियो है, ठीक है, जहाँ पे एक आपके पास करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो करंट सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मैश के अंदर जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसी और मैश के साथ आप ना शेयर नहीं कर रहे। अगर इस तरह से होता और यहाँ पे भी कोई एक लगा हुआ है तो दो मैशेस में शेयर हो रहा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो मैशेस के अंदर नहीं शेयर हो रहा और आपके पास इंडिपेंडेंटली जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे कि हमें पता है कि अगर यहाँ पे होता तो दो मैशेस के करंट के बेसिस के ऊपर या एडिशन सब्ट्रैक्शन की बेसिस के ऊपर आपके पास उसकी वैल्यू निकलनी थी। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल जाता है कि जी I2 करंट मैश का इस तरफ को जा रहा है। तो जो I2 हमारे पास है वो हो गया -5 एम्पेयर। ठीक है, तो इसका आपने जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा, इस मैश को अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसकी वैल्यू यहीं से निकाल ली। तो आपने एक्चुअली क्या करना होगा कि जी यहाँ पे I1 के लिए सॉल्व करना है। तो ये लेट से आपके पास यहाँ पे माइनस था, तो ये आ जाता है -10 प्लस 10I1, और इधर से ये जनाब आना था -6I2। ठीक है, -6I2 आना था, पर I2 की वैल्यू ये है तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा जनाब -10 प्लस 10I1, 6I2 की जगह ये प्लेस किया तो ये आ गया +30 इक्वल टू 0। तो इसके बाद आप अगली तरफ को लिखते हैं अगर, तो 10I1 इज़ इक्वल टू -30 प्लस 10 -20, I1 इज़ इक्वल टू -2 एम्पेयर। तो मतलब ये तो आपका काम आसान हो गया। जैसे नोडल एनालिसिस में अगर दो ही नोड्स बन रहे थे
और आपने जो है वो सुपर नोड का कॉन्सेप्ट जब लगाते थे तो एक नोड दूसरे की टर्म्स में निकल आता था, तो बस अगले खाली सिंगल नोड पे, सुपर नोड पे ही आपने सॉल्व करना और रिज़ल्ट आ जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है ना आपके पास काम आसान हुआ, लेकिन ये आसान हुआ है उस केस में जहाँ पे आपके पास जो ये करंट सोर्स है वो दो मैशेस में शेयर नहीं हो रहा। सेकंड हमारे पास सिनेरियो बनता है जहाँ पे करंट दो मैशेस के दरमियान में शेयर हो रहा है। जैसे एक मैश ये है, ये कह रहा है कि जी I1 इधर से फ्लो करना है, दूसरे मैश कह रही है कि जी I2 इधर से फ्लो करना है। तो उस केस में सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि जी ये 6 एम्पेयर इज़ इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है कि इधर से नहीं, I2 माइनस I1 है, सॉरी, कि ये ऊपर को जा रहा है तो I2 की डायरेक्शन में है और I1 ऑपोजिट है। तो आप यहाँ से जो है ना एक रिलेशन लिख सकते हैं, जो कि हम यूज़ भी उसी तरीके से करते होते हैं। लेकिन हम एक्चुअल क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये जो ब्रांच है ना, एलिमेंट्स जो उस एक ब्रांच में लगे हैं जहाँ पे करंट सोर्स है, उसको एक्सक्लूड करके हम मैश एनालिसिस लगाएंगे, और जो रिजल्टेंट हमारे पास एक मैश बनी है उसको हम कहेंगे सुपर मैश, बेसिकली लूप है। ठीक है, सुपर मैश कहेंगे। अब सुपर मैश ये किस तरीके से होगी, ये जो करंट्स जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ वहाँ पे लेबल रखने हैं आपने, और आपने सिंपली क्या कर देना है कि जी ये माइनस है, बाकी ऊपर है, आपने इधर कह देना है जी -20 प्लस 6I1 प्लस 10 प्लस 4 14 प्लस 14 I2 इज इक्वल टू 0। लेट्स वेरीफाई, यस, ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से करके 0 या इन दोनों के सम जो है वो आपने लिख देना है आपके पास 20 के बराबर आ गया। और सेकंड क्या आपने फिर करना है कि किसी भी एक पॉइंट पे जो है ना उस एलिमेंट के, वहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है KCL। इधर KCL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, तमाम करंट जो टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं I2, तमाम करंट्स जो अवे मूव कर रहे हैं वो हमारे पास है 6 प्लस I1, जिसका क्या मतलब है कि जी इसका मतलब ये आता है I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6 एम्पेयर, जो कि वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ से जो मैं अज्यूम किया था कि जी ये I2 माइनस I1 के बराबर है, तो वही काम इधर भी आपके पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड रिलेशन आ गया। इधर से I2 की वैल्यू फर्स्ट में आप प्लेस करके सॉल्व करते हैं तो आपने जो है ओवरऑल सर्किट को सॉल्व कर लिया। ये यहाँ पे I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 6 है, वैल्यू प्लेस की, I1 की वैल्यू आ गई जी -3.2 एम्पेयर, I2 की वैल्यू 2.8 एम्पेयर है, और ओवरऑल यहाँ पे रिज़ल्ट आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये जो सुपर मैश है ना, इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, द करंट सोर्स इन द सुपर मैश प्रोवाइड्स द कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन नेसेसरी टू सॉल्व द मैश करंट्स। इंडिविजुअली आपके पास एक इक्वेशन आई थी तो उसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल थे, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते थे जब तक एक और इक्वेशन ना आती, कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन। तो वो इक्वेशन आपको जो है इस सुपर मैश के केस में जो है इस ब्रांच ने दी है। अ सुपर मैश हैज़ नो करंट ऑफ इट्स ऑन। सुपर मैश जो आपके पास बनती है ना, उसका अपना कोई करंट नहीं होता, क्योंकि वो दो आधे करंट से मिलके बनी है। अ सुपर मैश रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ बोथ KCL एंड KVL। जैसे सुपर नोड के केस में आपने जब नोडल एनालिसिस किया था तो आपको KVL और KCL दोनों अप्लाई करने पड़े थे। इसी तरह मैश एनालिसिस के अंदर जब आपके पास जो है इस तरह का सिनेरियो एक आ जाएगा, करंट सोर्स शेयर्ड बिटवीन टू मैशेस, तो उस केस में जब सुपर मैश यूज़ करेंगे तो KCL KVL दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें समझ आ जाती है कि क्यों KCL और KVL दोनों आपको पढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर आपको मल्टीपल जो है ये लॉज को इकट्ठे यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम एक देख लेते हैं एग्जांपल। तो अब एग्जांपल सीधी ही इन्होंने डायरेक्ट थोड़ी मुश्किल से दे दी। तो अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि जी मैशेस को हमने डिफ़ाइन करना था। हमारे पास एक ये बन रहा है 2 है, I3 I4 सारा कुछ हमने कर दिया। उसके बाद जब हमने देखा तो हमें पता चला कि जनाब यहाँ पे तो एक करंट सोर्स लगा हुआ है और वो दो मैशेस के दरमियान में शेयर्ड है।
इसी तरह एक और करंट सोर्स है वो भी शेयर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक सुपर मैश इस तरीके से बनाएंगे कि इस वाली ब्रांच को और इस वाली ब्रांच को बीच में कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, ये एक दफ़ा ज़रा पूरा करके लिखते हैं। क्या आएगा रिलेशन, वो हमारे पास आता है 2i1 4 + 8, बल्कि i2 पहले ले लेते, 2i1 + 6i2 + 4 + 8 12i3, और ये इस तरफ को जा रहा है, ये ऑपोजिट है, -8i4 = 0। लेट्स वेरीफाई। एक तो ये फ़ौरन इन्होंने डिवाइड किया होता है ना, वो देख के भी बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं, वाला डेरिवाइव 2 से डिराइव कर दिया, डिवाइड कर दिया तो 3i2 + 6i3 - 4i4 = 0। याद रहे कि ऐसे नहीं करना कि ये एलिमेंट भूल जाएं, बस आपने ये जो ब्रांचेस हैं उनको कंसिडर नहीं करना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स पेरीफेरी पे आ रहे हैं सारे कंसिडर करने हैं। ये रिलेशन आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है कि जी इन्होंने कोई भी पॉइंट्स लेबल कर दिए, लेट्स से ये वाला एक पॉइंट लेबल कर दिया, ठीक है, जो दो मैशेस के दरमियान में आ रहा है, और उन्होंने कहा जी उन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना आप करंट निकालें। तो उन पॉइंट्स के ऊपर करंट क्या हमारे पास आ रहा है कि जी i2 जो है वो इस तरफ को जा रहा है, i1 अगली तरफ को जा रहा है, तो ये जो 3 एम्पेयर है, 3 = i2 - i1, कि इधर से जो करंट आ रहा था वो इनवर्ट करंट, वो दो में डिवाइड हो रहा है i1 + 3 के अंदर, i2 = i1 + 3। और इसी तरीके से यहाँ पे हम करते हैं कि टुवर्ड्स द नोड हमारे पास आ रहा है 3i0 + i3 = i2, ठीक है। एक यहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकल आई, एक ये हमारे पास निकल आई, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये निकला, लेकिन यहाँ पे I0 एक है, और I0 क्या है वी डोंट नो। तो I0 को निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जी ये I4 इस तरफ को मूव कर रहा है और I0 उसके ऑपोजिट है, तो I0 = -i4। तो ये हमारे पास -i4 था, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा -3i4, और इसको सीधा करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है -i2 + i3 - 3i4 = 0। इसको सीधा करके लिखते हैं तो वो पहले से ये सीधा ये i1 इस तरफ हो जाएगा, i2 अगली तरफ हो जाएगा, और इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। चाहें तो इन बाकी रिलेशंस के अंदर जो है i1 की वैल्यू प्लेस करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि 4 वेरिएबल की इक्वेशंस की बजाय 3 वेरिएबल्स की निकल आए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये आखिरी वाली लूप एक मैश रह गया जिसको हमने नहीं किया था, तो इस मैश में देखते हैं, ये ऊपर प्लस वाली साइड से आ रहा है, तो जनाब 10 प्लस हमारे पास क्या है 8 + 2 10i4, और ये -8i3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर से भी आप जो है ये इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं और सीधा करके लिख सकते हैं। ये सारा इधर किया होगा मेरे ख्याल में, ये एक रिलेशन हो गया। i2 = ये वाला रिलेशन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, i2 = i1 + 5, ये 3 नहीं 5 एम्पेयर है, हाँ वो उसकी वजह से हो गया था, ये 5 है, ठीक है। तो ये 5 वाला जो है वो ये रिलेशन हो गया, और पहला वाला रिलेशन यहाँ पे। तो आपने जो है उसी चीज़ को सॉल्व करते करते आपके पास इतने सारे जो हैं ये रिलेशंस आ गए।
तो इनके साथ आपने जो है ना आगे मैट्रिक्स बनाना चाहें तो मैट्रिक्स डायरेक्ट बना सकते हैं, और वैसे सॉल्व करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये इजीली वैसे सॉल्व हो सकता है। तो ये देखते हैं कि जी ये i3 i4 के साथ है, ये भी i3 i4 और i2 के साथ है, ये i2 i1 के साथ है। लेट्स सी कैसे इन्होंने ना सॉल्व किया है। फ्रॉम इक्वेशन 3.71 एंड 3.74 इन्होंने यूज़ किया है ये इक्वेशन और साथ में जो है यूज़ किया है ये वाला रिलेशन इक्वेशन, और फिर किया क्या इन्होंने, अच्छा नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 3.71 टू 3.74 मतलब इन्होंने बैठ के पूरा जो है वो एलिमिनेशन और सारे मेथड्स के थ्रू सॉल्व करते करते जो है वो इस रिज़ल्ट तक पहुँचे हैं। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि जी i1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें, i2 i3 i4 में आ जाएगा, ये i2 i3 i4 में है, ये i3 i4 के साथ है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ना सॉल्व किया जा सकता है इन दोनों को बराबर भी करके। तो एटलीस्ट ये i2 की वैल्यू जो है यहाँ पे आप प्लेस कर दें तो i1 i3 i4 के साथ एक रिलेशन आपके पास इधर आ जाएगा, i1 i3 i4 हो गया, और i2 की वैल्यू इधर भी प्लेस कर दें। हाँ ये मैं अब चलें लिख ही देता हूँ, इतना मैंने बात की है इसके ऊपर तो क्विकली। i2 की वैल्यू जो है ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि जी ये वाला जो रिलेशन है ना इसके अंदर ये i1 की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, i1 की वैल्यू डालते हैं, तो i1 की वैल्यू डालने के बाद क्या है, i2 माइनस 5 है, i2 प्लस 3 i2 ये 4 i2 हो जाएगा। ठीक है, i1 क्या है, i2 माइनस 5 है, तो इधर डाला i2 प्लस 3 i2, ये हो गया, माइनस 5 था वो माइनस 5 अगली तरफ हम ले जाएंगे, प्लस 6 i3 माइनस 4 i4 इज इक्वल टू 5, ये आ गया। ये वाला जो है हमारे पास i2 i3 i4 के साथ है, ये वाला हमारे पास जो है i3 i4 के साथ है। ठीक है, तो अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें और ये वाला हम रिलेशन अगर यूज़ कर लें जो कि है हमारे पास i2 माइनस i3 प्लस 3 i4 इज़ इक्वल टू 0, और ये वाला रिलेशन यूज़ कर लें जो कि हमें बता रहा है जी माइनस 4 i3 प्लस 5 i4 इज़ इक्वल टू माइनस 5। तो ये हमारे पास i1 एलिमिनेट हो गया, 3/3 की मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जिसके साथ यहाँ पे आगे वैल्यूज़ इन्होंने लिखी हुई हैं। अच्छा जी, तो ये वाला हमने स्टेप कर लिया, उसके बाद ये वाला हमारे पास एक लास्ट प्रॉब्लम है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के केसेस में ना एक तरह की कन्फ्यूजन आती है कि जी अब आपके पास ये अगर तो लिखा ना हो मैश एनालिसिस, तो आप कहेंगे कि जी अब एक करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है, नोडल एनालिसिस लगाएं तो एक सुपर नोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैश एनालिसिस लगाएं तो एक आपको जो है ना ये ब्रांच को एलिमिनेट इधर करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन ही बराबर लगते हैं, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है कि कोई आप में से कॉमन प्रॉब्लम्स तो नहीं होती कि आप सर्किट देख के या जहन में ये मैश एनालिसिस है नोडल एनालिसिस है और जहन में लड़ाई आप शुरू कर दें कि भाई कौन सा इनमें से ऑप्शन करनी चाहिए। उस पर टाइम वेस्ट ना करें, जो भी आप एक मेथड जिसके साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें आप। ठीक है, बशर्ते कि फ़िक्स ना किया हो कि कौन सी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स इनिशियल लेवल के ऊपर क्योंकि अभी ये मेथड सिखाए जा रहे हैं तो दोनों के पॉसिबली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ताकि चेक किया जाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन केसेस में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम अब शुरू करते हैं, तो हमें पता चला कि जी एक ही हमारे पास कॉमन ब्रांच जो है ना दोनों साइड्स के ऊपर आ रही है। तो ये हमारे पास जो है ना एक सुपर मैश लगेगा और ये वाला हिस्सा इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करके जो सुपर मैश है वो हमारे पास ये सुपर मैश बनेगी।
तो उस सुपर मैश के अंदर जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्शन दोनों के हिसाब से, ये माइनस ही आना था तो चलें हम लिखते हैं -8, इसको क्लियर करके, अच्छा जी, -8 +2i1, और इसके बाद हम यहाँ पे आए थे तो ये था +12i2, और ठीक है, और वापस इधर आ गए थे, सही है। तो इसमें से जो सब्ट्रैक्ट आपने करना था, वो सब्ट्रैक्ट जो हमने करना था वो हमारे पास -2i3 था, और इधर से -4i3 था, तो ये हो गया -6i3, ये 8 अगली तरफ चला जाएगा, ठीक है, इसको हम अगली तरफ ले गए। और क्या है फर्दर कि ये 2 पे डिविजिबल है, तो हम i1 + 6i2 - 3i3 = 4। लेट्स वेरीफाई। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया पहला रिलेशन सुपर मैश के साथ। उसके बाद हमारे पास ये वाला एक रह जाता है, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा जी 4 2 2 8 8i3 -2, बल्कि इधर लिख देते हैं -4i2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2i1। ठीक है जी, 8i3 है -2i1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और -4i2 = 0। इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, -i1 -2i2 + 4i3 = 0। ये सेकंड रिलेशन आ गया, और जो थर्ड रिलेशन है वो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर हम KCL लगाते हैं, i2 हमारे पास इधर को आ रहा है और i1 हमारे पास इधर को जा रहा है, तो हमारे पास नोड्स जो करंट जो इसकी तरफ मूव कर रहे हैं वो हो गया जी 4 एम्पेयर इस तरफ को आ रहा है, तो 4 + i2 = i1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जी इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास तीसरा रिलेशन आ गया। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये i1 की वैल्यू ना इधर प्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या होगा जी -i2 -4 -2i2 + 4i3 = 0। -4 अगली तरफ जाके ये 4 हो जाता है, -i2 -2i2 ये हो गया जी -3i2 + 4i3, इसको मैं B कह देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, i1 की वैल्यू में प्लेस करता हूँ 4 + i2, तो ये हमारे पास क्या बनता है जनाब, 4 + i2 है, 4 और ये 4 कैंसिल होके 0 बना देगा, और i2 है ये 7i2 - 3i3 = 0। ये हमारे पास A आ गया। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर करें, यहाँ पे मैंने क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी उसकी रिड्यूस कर दी है इस तरह सॉल्व करने के साथ, तो ये होगा मेरे पास 7 - 3, और यहाँ पे है -3 4 -3 4, और जो है ये i2 i3 है मल्टीप्लाई होने के लिए, i2 i3, ठीक है, ये = किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास 0 4। तो अभी इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, तो इस सारे को जो है यहाँ पे एक दफ़ा
मैंने अब मैट्रिसेस की वैल्यू यहाँ पे डाल ली है। तो ए हमारे पास जो है जैसे कि इधर है 7 माइनस थ्री माइनस थ्री और 4 इस तरीके से है। और जो मैट्रिक्स बी है वो हमारे पास है 0 4 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स टाइम्स मैट्रिक्स बी, ये किया 0.6315। तो I2 जो है इसको हम कर लेते हैं ब्लू में। I2 आ गया जनाब हमारे पास 0.631 बन जाता है ना, 1.631.5 है या इस तरह 0.5 या 6 मिली एम्पेयर। I3 हमारे पास है 1.4736 और यूनिट क्या है इसका, एम्पेयर, और इसका मिली एम्पेयर था। तो I1 की वैल्यू रहती है, तो I1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। ये हमारे पास रिलेशन था कि I2 + 4, तो I2 था 0.631, उसमें 4 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 4.631.6315 था, तो इसको राउंड करके इतना बन जाता है। तो हमने जो है ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इधर मैंने जो है ना कुछ एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके और फिर मैट्रिसेस पे आया हूँ। तो जब आपने क्रैमर रूल या किसी मेथड से करना है तो वहाँ पे ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए ना, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे ही कोई एग्जांपल है कि जी आपको कहा गया कैलकुलेटर या उससे करें, तो वैसे इतना जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की ज़रूरत है, सच नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली भी आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये भी रिलेटिवली एक कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम बन रही थी, लेकिन इसको हमने जो है ये सुपर मैश के कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देख लें कि ना जितने भी अगर मिस्टेक्स कोई तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर हुई हैं, तो वो मिस्टेक्स इक्वेशन सही निकालने के अंदर नहीं हुई, इक्वेशन मेथड के थ्रू सारों में ठीक निकाली गई है। तो अगर आप भी कोई प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे जो इक्वेशन का ओरिजिनल जो हिस्सा है, ठीक है, एक होता है सिंप्लीफिकेशन के बाद के जी 2 से जो है मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है और आगे पीछे इक्वेशंस को बैलेंस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसकी बजाय बेसिक रिलेशन अगर आपने ठीक निकाल लिया हुआ है, तो उसके बाद जो है ना अगर आगे कोई मिस्टेक होती है तो काफ़ी हद तक नंबर आपको मिल जाएंगे। पर ऑफ कोर्स एज इंजीनियर्स आपको खाली इक्वेशन निकालना नहीं, आपको उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो लेकिन है कि अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक होती है, यहाँ ये जैसे अब सुपर मैश का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है, आपको ये ना अब याद हो प्रॉब्लम है कि जी सुपर मैश यूज़ करना है, सुपर मैश कैसे बनेगी, किस तरह से रिलेशन आएंगे, ये करंट कौन से ऐड हैं कौन से सब्ट्रैक्ट हैं, वहाँ पे मिस्टेक हो तो वो एक बड़ी मिस्टेक है। और उसके आगे वाली कैलकुलेशन में हो तो वो थोड़ा माइनर मिस्टेक मैं उसको कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे इस सब के बाद जो है हमारे पास जो है ये मैश एनालिसिस का भी टॉपिक जो है पूरा ख़त्म हो गया। तो अब आपने जो है नोडल और मैश एनालिसिस को जो है कम्प्लीटली आपने देख लिया हुआ है। तो आगे जो है हम देखेंगे कि कैसे सर्किट्स के अंदर ये पूरा सॉल्व किए बगैर भी हम नोडल और मैश की वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यूएट कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास चीज़ आएगी। तो अभी के लिए जो आपके क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हैं।